इसका तमाम ये संबोधि माल है, वैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। हफ्ते के पहले मनी सेंट्रल में आपका स्वागत है। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें उससे पहले देखिए आप ऑन द शो आज कौन से मुद्दे, कौन सी खबरें हमारे मनी सेंट्रल का हिस्सा हैं। तो शुरुआत होगी गेहूं की खबर से। प्रतिबंध के बावजूद कैसे बढ़ गया गेहूं का निर्यात? ब्याज दरों पर आगे क्या रणनीति होगी आरबीआई की? आईएमएफ की चेतावनी के बाद क्या करेंगे केंद्रीय बैंक? रुपए पर वित्त मंत्री के बयान का मतलब क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर इतना विवाद क्यों? तीखे होते अमेरिका और अरब के रिश्ते। ये तमाम खबरें आज मनी सेंट्रल का हिस्सा हैं। शुरुआत गेहूं की खबर से। मई के दौरान गेहूं निर्यात पर रोक के फैसले के बावजूद 5 महीने के दौरान देश से 43 लाख टन से ज्यादा गेहूं का एक्सपोर्ट हो गया है। इस साल अप्रैल से अगस्त के दौरान 43.51 लाख टन गेहूं का निर्यात हुआ, जो वित्त वर्ष 2021-22 की समान अवधि के मुकाबले 117% अधिक है। निर्यात पर पाबंदी के बाद आप सोचिए 117% ज्यादा गेहूं निर्यात हो गया। सरकार ने मई के दौरान देश से गेहूं के निर्यात पर रोक लगाई थी, लेकिन उस गेहूं के निर्यात को छूट दी गई थी। यह कहा गया था कि पहले से जो सौदे हो चुके हैं उनको आप कंटिन्यू रख सकते हैं, उनका आप निर्यात कर सकते हैं। इस बीच सरकार ने देश में उस आटे के निर्यात को खोल दिया है जो आयातित गेहूं से स्पेशल इकोनॉमिक जोन में तैयार किया जाएगा। सर, प्रतिबंध के बावजूद भी निर्यात में इतनी बड़ी बढ़ोतरी, क्या वजह है इसकी? शुभम, इस खबर के दो बड़े हिस्से हैं और दोनों हिस्सों को गहराई से समझना ज़रूरी है। पहला हिस्सा ये कि भारत में गेहूं के इतने बड़े सौदे हो चुके थे प्रतिबंध आने से पहले, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि सरकार इस बात का संकेत दे रही थी और स्पष्ट रूप से कहा जा रहा था कि भारत को निर्यात करना चाहिए। तो वो निर्यात हमें पिछले साल से बहुत ज़्यादा हुआ और वो जो पेंडिंग सौदे थे, जो लंबित सौदे थे, वो हमारे सामने अभी दिखाई दे रहे हैं। और सामान्य दिनों से ज़्यादा निर्यात होने का मतलब है प्रतिबंध से पहले के महीनों में कि बाजार शायद इस बात के लिए तैयारी कर रहा था कि उसे और ज़्यादा बाजार में डिमांड मिलेगी, क्योंकि रूस और जो यूक्रेन युद्ध के कारण बाजार में मांग भी ज़्यादा थी। तो पहली चीज़ तो ये। इसका आगे का फलित क्या होने वाला है? इसका आगे का फलित ये है कि अब भारत से अगली रबी फसल तक गेहूं का निर्यात खुलने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती, बल्कि अगली रबी फसल तक के बाद भी शायद भारत की सरकार गेहूं का निर्यात नहीं खोलेगी। पर जो दूसरा वाला फैसला है ना, उसमें बड़ा दिलचस्प पेच है। उसमें पेच ये है कि सरकार ने यह कहा है कि इंपोर्टेड गेहूं से स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बनने वाले आटे का निर्यात होगा। तो क्या सरकार गेहूं के आयात की इजाज़त देने जा रही है? और अगर इंपोर्टेड व्हीट को अलाउ किया जा रहा है तो क्या ये बाजार में धीरे से आयातित गेहूं को लाने की तैयारी है? क्योंकि भारत में गेहूं की कीमतों पर बड़ा दबाव दिखाई दे रहा है। यह फैसला महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में स्पेशल इकोनॉमिक जोन में गेहूं की आयातित गेहूं लाकर निर्यात करने की छूट पहली बार अपने तरह से दी गई है। खाद्य इकोनॉमी में गेहूं के बाजार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, इस पर लगातार हम चर्चा करते रहे और भारत में अभी भी गेहूं की कीमतें काफ़ी ऊँची बनी हुई हैं। अगली पॉलिसी दरों को लेकर कोई फैसला लेने से पहले रिजर्व बैंक उन आंकड़ों के विश्लेषण पर ज्यादा जोर देगा जिनके आधार पर पॉलिसी दरों पर फैसला होगा। शुक्रवार को रिजर्व बैंक ने पिछली पॉलिसी में हुई चर्चा के मुख्य अंश जारी किए और उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आरबीआई अब अगली पॉलिसी में ब्याज दरों को बहुत ज़्यादा बढ़ाने की जल्दबाजी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि पिछली पॉलिसी में रिजर्व बैंक ने जब 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की थी तो उस समय जो लोगों ने फैसला लिया था तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के कुछ सदस्यों ने भविष्य में ब्याज दर बढ़ाने से परहेज की बात कही थी और कहा था कि मौजूदा माहौल में पॉलिसी दरों को और ज़्यादा बढ़ाना खतरनाक हो सकता है। सर, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो मिनट्स आए हैं, क्या संकेत निकल रहे हैं इनसे? रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के मिनट्स हमारे सामने हैं और उसमें हमें रिजर्व बैंक की ये कमेटी दो हिस्सों में बटी दिखाई देती है। दो विशेषज्ञ असीमा गोयल और जयंत वर्मा, जो कि स्वतंत्र अर्थशास्त्री हैं, वो ब्याज दरों में बढ़ोतरी को लेकर थोड़ा असहज दिखते हैं। उनका मानना है कि ब्याज दरों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी अर्थव्यवस्था की विकास दर को पर भारी पड़ेगी। एक सदस्य का कहना है कि अब इतनी बढ़ोतरी हो चुकी है कि इसमें थोड़ा सा गैप दिया जाना चाहिए, थोड़ा इंतजार किया जाना चाहिए, एक पॉज होना चाहिए। ताबड़तोड़ ब्याज दरों में बढ़ोतरी इकोनॉमी की ग्रोथ का पूरा ढांचा ही बिगाड़ देगी। जबकि दूसरे विशेषज्ञ का कहना है कि हर हाल में आरबीआई ये सुनिश्चित करे कि भारत में ब्याज दरें रेपो रेट 6% से ऊपर नहीं जाएगी। ये
इसके कारण आज हमने बॉन्ड यील्ड में थोड़ी बहुत परिवर्तन भी देखा और बाजार में ऐसी चर्चाएं शुरू हुई कि क्या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आने वाले अपनी बैठक में, दिसंबर की बैठक में थोड़ा ठहर सकती है या थोड़ा कम बढ़ोतरी कर सकती। लेकिन अगर इसी रिपोर्ट में आप आरबीआई के दोनों सदस्यों का, जो आम तो वास्तविक रूप से फैसला लेते हैं, उन सदस्यों का रुख देखें तो वह बहुत स्पष्ट रूप से ये दिखाई देता है कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कम से कम 35 से 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है, क्योंकि आरबीआई के दोनों विशेषज्ञों ने, जो पिछले बैठक में थोड़ा डॉविश थे, अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी की भाषा में बात करें कि यानी थोड़ा सा सहज थे बाजार में महंगाई को लेकर, अब वो इस बार ज़्यादा चिंतित दिखाई दे रहे हैं। इसमें उनकी टिप्पणियां ये इस तरफ इशारा करती हैं कि महंगाई के नियंत्रण की कोशिशें प्रभावी नहीं हो रही हैं। दूसरी तरफ रुपए की कमज़ोरी और डॉलर की मजबूती ब्याज दरों में बढ़ोतरी पर और ज़्यादा दबाव बना रही है। तो हालांकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में इस पर राय थोड़ी सी फ़र्क है, लेकिन संकेत यही मिल रहे हैं कि रिजर्व बैंक अभी ब्याज दरों में तेज़ बढ़ोतरी का एक दौर और जारी रखेगा, क्योंकि आयातित महंगाई और खाद्य महंगाई का दबाव आने वाले महीनों में भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने दुनिया के सभी देशों को भविष्य की चुनौती से निपटने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार को बचाकर रखने का सुझाव दिया है। आईएमएफ की उप निदेशक गीता गोपीनाथ ने अपने एक ब्लॉग पोस्ट में यह सुझाव दिया है। डॉलर की मजबूती की वजह से दुनिया भर की मुद्राएं कमजोर हो रही हैं और केंद्रीय बैंक अपनी करेंसी को बचाने के लिए अपने रिजर्व से डॉलर की बिकवाली कर रहे हैं, जिसको लेकर आईएमएफ ने आगाह किया है। अमेरिकी डॉलर 20 साल की ऊंचाई पर है। जापानी करेंसी येन के मुकाबले इस साल 22% तेज हो चुका है। यूरो के मुकाबले डॉलर की मजबूती 13% की है। वहीं उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की करेंसी के मुकाबले देखें तो डॉलर में 6% की तेजी आई है। सर, आईएमएफ की चेतावनी के बाद दुनिया भर के बैंक कैसे बचा सकते हैं डॉलर को, कैसे मैनेजमेंट करेंगे अपने विदेशी मुद्रा भंडार का? आईएमएफ की इस चेतावनी में 2-3 तथ्य और आंकड़े हमारे लिए समझना ज़रूरी है, क्योंकि रुपए को लेकर, भारत में रुपए की कमजोरी को लेकर और डॉलर की मजबूती को लेकर बहस चल रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो येन की तुलना में डॉलर सबसे ज़्यादा मजबूत हुआ है, यानी येन का अवमूल्यन सबसे ज़्यादा हुआ है। यूरो उससे नीचे है और पूरी इमर्जिंग मार्केट की अर्थव्यवस्था जिसमें भारत भी शामिल है, उनकी तुलना में उनकी स्थिति अन्य यूरोप की और एशिया की अन्य मुद्राओं की तुलना में कमोबेश बेहतर है, यानी 6% की बढ़ोतरी दिखती, पर ओवरऑल डॉलर की मजबूती ज़्यादा है। अब यहाँ से आईएमएफ 2 बड़ी चीज़ों की तरफ इशारा कर रहा है, जो से स्पष्ट रूप से शायद आईएमएफ की रिपोर्ट्स में आने वाले समय में आएगा। पहली चीज़ तो ये कि अगर विदेशी मुद्रा भंडार एक सीमा से नीचे जाते हैं तो कई देशों में कर्ज का संकट, ऋण संकट, डिफॉल्ट की स्थिति आएगी। करीब 60 के आसपास 60% छोटी अर्थव्यवस्थाएं डेट क्राइसिस की तरफ बढ़ रही हैं। ये बात आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने अपनी अलग अलग रिपोर्ट्स में कही है, जिसको हमने इस बार इकोनॉमिक हब में रूस के युद्ध के संदर्भ में डिस्कस भी किया था। आईएमएफ की तरफ से इस संकेत का मतलब है कि या तो अब कई देश स्थायी रूप से अपने एक्सचेंज रेट का मैकेनिज्म बदलेंगे, यानी वो अपनी मुद्राओं की परिवर्तनीयता सीमित करेंगे, और दूसरी बड़ी चीज़ ये कि जो इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है वो अपने आयात को सीमित करेंगी। यही एक तरीका है जिसके जरिए आप विदेशी मुद्रा भंडार को का नुकसान या उसमें कमी सीमित कर सकते हैं। तो या तो आपके पास विदेशी मुद्रा का प्रवाह बढ़े या फिर विदेशी मुद्रा की निकासी रोकी जाए। और इसलिए आने वाले समय में शुभम इंपोर्ट कंट्रोल्स का आने का रिस्क दुनिया के बहुत सारे देशों में दिखाई दे रहा है। आयात के पर नियंत्रण लगाने का, आयात को सीमित करने का की संभावना आने वाले समय में ज़रूर दिखाई देगी। और अगर आयात सीमित होते हैं तो उसका असर हमें ग्लोबल ट्रेड पर दिखाई देगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर उसका असर होगा। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं, क्योंकि कोई देश अपने यहाँ डॉलर प्रिंट नहीं कर सकता, उसे डॉलर ही चाहिए, तभी वो दुनिया में कारोबार दिखाई देगा। और इसीलिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट में इस तरफ इशारा किया था कि विदेशी मुद्रा के संकट दुनिया के देशों में जिस तरह से बढ़ेंगे, उसका असर हमें दुनिया में ट्रेड की ग्रोथ पर, व्यापार की ग्रोथ पर दिखाई देगा। इधर भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय करेंसी रुपए में कमजोरी के लिए डॉलर की मजबूती को जिम्मेदार ठहराया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि अमेरिकी डॉलर में जोरदार तेजी देखी जा रही है, जिस वजह से डॉलर के मुकाबले दुनिया की अन्य मुद्राएं गिर रही हैं और भारतीय करेंसी भी इसी वजह से गिरावट देखी जा रही है। हालांकि वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि डॉलर के मुकाबले दुनिया की अन्य मुद्राओं में जितनी कमजोरी देखने को मिली है, वैसी गिरावट भारतीय रुपए में नहीं आई है। सोमवार को रुपया डॉलर के मुकाबले 82 रुपये 42 पैसे तक निचला स्तर तक छू गया। सर, वित्त मंत्री के बयान में अंतर विरोध दिख रहे हैं, क्या है इस बयान का मतलब?
वित्त मंत्री के बयान के दो हिस्से हैं और इन दोनों हिस्सों को करीब से समझना हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हमें समझ सके कि आखिर सरकार किस तरह से सोच रही है। और वित्त मंत्री के बयान में खुद भी एक सरकार के रुपए और डॉलर के विनिमय दर को लेकर एक किस्म का जो पशुपेश हमेशा इससे पहले भी ऐतिहासिक तौर पर सरकारों में रहता वो खुलकर सामने आ गया। वित्त मंत्री का कहना डॉलर मजबूत हो रहा है, बात बिल्कुल सही है। अगर आप भारत को एक आयात आधारित देश की तरह से देखें, क्योंकि भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में इंपोर्ट इंटेंसिव सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में माना जाता है। 60 से 63 बिलियन डॉलर का हर महीने आयात भारत करता है। भारत का सारा आयात डॉलर में होता है और इसलिए डॉलर की मजबूती भारत के आयात बिल को बढ़ाती है, भारत के करंट अकाउंट डेफिसिट को बढ़ाती है, ट्रेड डेफिसिट को बढ़ाती है। यह हिस्सा तो हुआ डॉलर की मजबूती का। तो डॉलर की मजबूती से हम प्रभावित हैं और बुरी तरह प्रभावित हैं, हमें दिखाई देता है। दूसरा हिस्सा यह है कि भारत एक निर्यात देश भी है, हालांकि निर्यात आयात की तुलना में कम है और इसीलिए बड़ा व्यापार घाटा है। और यहां दूसरा जो तर्क आमतौर पर दिया जाता है कि भारत की मुद्रा अन्य प्रतिस्पर्धी मुद्राओं की तुलना में मजबूत है, उसका प्रत्यक्ष रूप से हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो मुद्राएं हमसे ज़्यादा कमज़ोर हैं वो हमें कुछ एक्सपोर्ट नहीं करती, बल्कि निर्यात बाजार में हमारी कॉम्पिटिटिव मुद्राएं, हमारे प्रतिस्पर्धी देश हैं। और इसलिए भारत के जो अगस्त के बाद से रुपए की कमजोरी जब से शुरू होती है, जुलाई के बाद से, अगर भारत के आंकड़ों को आप देखें तो वो आंकड़े वित्त मंत्री के बयान और उनका जो असमंजस है उसे खोलकर सामने लाते हैं। जिस महीने से भारत में रुपए में तेज गिरावट शुरू हुई, उसी महीने से भारत के निर्यात में भी गिरावट शुरू हुई और उसी तरह से निर्यात धीमे धीमे गिरता चला गया। अभी ताजे आंकड़ों के हिसाब से भारत के जितने प्रमुख भागीदार हैं व्यापार के, सबका निर्यात डबल डिजिट में, किसी सबका 5% भारत का निर्यात गिरा है। तो अगर रुपए की कमजोरी भारत के निर्यात के लिए फायदेमंद साबित होती तो भारत का निर्यात बढ़ना चाहिए था। हुआ क्या, दरअसल डॉलर के मुकाबले भारत का रुपया तो मजबूत परोक्ष रूप से उतना नहीं गिरा, लेकिन जो प्रतिस्पर्धी मुद्राएं थी वो गिनी और उन्होंने निर्यात बाजार में भारत से कॉम्पिटिटिव बढ़त ले ली। और इसका नुकसान हमें क्या हुआ कि जो पैसा हमें डॉलर के तौर से निर्यात के तौर पर भारत में आ रहा था वो और कम होता चला गया। दूसरी तरफ हम जो आयात कर रहे हैं, जो इंपोर्ट कर रहे हैं, 60-63 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट कर रहे हैं, वो सारा पेमेंट डॉलर में है और इसलिए डॉलर की मजबूती के कारण रुपए की कमजोरी हमें प्रभावित कर रही है। और एक बार जब ये कमजोरी नीचे ट्रैवल करना शुरू करती है तो रिजर्व बैंक के लिए सबसे बड़ी मुसीबत होती है विदेशी मुद्रा भंडार को संभालना, क्योंकि स्पष्ट रूप से भारतीय बाजार में आप इस बहस से बाहर भी निकलें तो यह सामान्य है कि भारतीय बाजार में डॉलरों की आपूर्ति कम है और डॉलर्स की मांग ज़्यादा है और डॉलर आप छाप नहीं सकते, उनको केवल बचा सकते हैं। और यह दुविधा सिर्फ भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ ही नहीं, दुनिया की बहुत सारी अर्थव्यवस्थाओं के साथ है। उनकी अपनी अपनी आयात निर्भरता इस बात पर निर्भर करती है कि उनकी विदेशी मुद्रा सुरक्षा का स्तर क्या होगा। और यही वो भुगतान संतुलन की चुनौती है जो दुनिया के देश रह रहकर हर 10 साल में जिसका सामना करते हैं। मतलब यहाँ दो खबरें और दोनों ही अच्छी नहीं है। डॉलर के मुकाबले हम कमज़ोर हो रहे हैं तो हमारे आयात महंगे हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। और दूसरा, जिन मुद्राओं के मुकाबले हम खुद को तुलना कर रहे हैं कि हम मजबूत हैं, वहाँ मजबूत नहीं होना चाहिए था, तभी हम निर्यात के बाजार में प्रतिस्पर्धी हो पाएंगे। तो ये दोनों ही खबरें भारत के लिहाज से अच्छी नहीं है। अब मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट का समय। स्पेशल रिपोर्ट है आज आईटी सेक्टर पर। न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के आईटी सेक्टर पर मंदी दिखने लगी है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। भारत के लिए वैश्विक मंदी कितनी खतरनाक हो सकती है, इसकी आहट अभी से सुनाई देने लगी है। वैश्विक स्तर पर चुनौतियां देखते हुए देश की आईटी कंपनियों ने खर्चे घटा दिए हैं और साथ में नई भर्तियां भी कम कर दी हैं। देश की 3 बड़ी आईटी कंपनियों में सितंबर तिमाही के दौरान हुई नई भर्तियों की तुलना अगर जून तिमाही में हुई भर्तियों से करें तो 60% कम नौकरियां दी गई हैं। रिपोर्ट की माने तो टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो ने जून तिमाही के दौरान 50,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी दी थी, लेकिन सितंबर तिमाही के दौरान 20,000 से थोड़ा ज्यादा लोगों को ही नौकरी पर रखा गया है। विप्रो ने तो सितंबर तिमाही में नई भर्तियां 96% तक घटा दी हैं। इंटरनेशनल डेटा सेंटर यानी आईडीसी की रिपोर्ट कहती है कि 2022 के दौरान भारतीय आईटी कंपनियों की तरफ से हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और आईटी सेवाओं पर किए जाने वाले खर्च यानी आईटी स्पेंडिंग की ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले कम रहेगी। आईडीसी ने इस साल आईटी स्पेंडिंग की ग्रोथ 13.8% रहने का अनुमान लगाया है, जबकि 2021 के दौरान 25% से ज्यादा की ग्रोथ हुई थी। दुनिया भर में कंप्यूटर्स की घटती बिक्री बता रही है कि ग्लोबल आईटी सेक्टर पर मंदी का शुरुआती असर पड़ना शुरू हो गया है
और इसी को भांपते हुए भारतीय आईटी कंपनियों ने खर्च घटाने के साथ नई भर्तियां कम कर दी हैं। आईडीसी की रिपोर्ट कहती है कि सितंबर तिमाही के दौरान दुनिया भर में कंप्यूटर्स की शिपमेंट करीब 15% घटी है। इस साल जुलाई से सितंबर के दौरान दुनिया भर में 7.42 करोड़ कंप्यूटर्स की शिपमेंट हुई है, जबकि पिछले साल इस दौरान ये आंकड़ा 8.73 करोड़ का था। उधर आईटी सेक्टर के सामने खड़ी इस चुनौती को बाजार पहले ही भांप चुका था। यही वजह है कि भारत और दुनिया भर की दिग्गज आईटी तथा टेक कंपनियों के शेयर में इस साल भारी गिरावट देखने को मिली। कई कंपनियों का मार्केट कैप आधा रह गया है, तो कई के मार्केट कैप में 1/4 की गिरावट आई है। मंदी की इस आहट को दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियां भी भांप रही हैं और खर्चे घटाने पर काम कर रही हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की मालिक कंपनी मेटा अपने यहाँ कर्मचारियों की छटनी के बारे में सोच रही है और सर्च इंजन गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने नई भर्तियां रोक दी हैं। कई ऐसी कंपनियां भी हैं जो खर्चे घटाने के लिए कर्मचारियों के वेतन में कटौती की योजना बना रही हैं। ये सभी ऐसी कंपनियां हैं जिनमें बड़ी संख्या में भारतीय आईटी प्रोफेशनल काम करते हैं और इन कंपनियों के किसी भी कारोबारी कदम का असर उन भारतीयों पर जरूर पड़ेगा। मनी9 के लिए सुभाष सुमन। हाल में ही जारी हुई ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रैंकिंग में भारत को 121 देशों में से 107वां स्थान दिया गया है। इस इंडेक्स में भारत का स्कोर सिर्फ 29.1 रहा है और एशियाई देशों में भारत से खराब रैंकिंग अफगानिस्तान की है। इंडेक्स में पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल को भी भारत से बेहतर रैंकिंग दी गई है। हालांकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को दी गई खराब रेटिंग पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सर, इस रेटिंग पर इतना विवाद क्यों है? ये सवाल बराबर उठता है और इस रेटिंग पर कई तरीके के प्रश्न उठ रहे हैं। तो हमें समझना ज़रूरी है हमारे लिए और खासतौर से मनी सेंट्रल के दर्शकों के लिए कि वो इन रेटिंग्स को कैसे पढ़ें और इन्हें कैसे समझें, राजनीतिक बाइनरी से, राजनीतिक विवादों से अलग हटकर। पहली चीज़ ये समझना ज़रूरी है कि ये रेटिंग 2020 की है, यानी 2020 के दौरान जो दुनिया में कुपोषण की या हंगर की ज़रूरत थी उस समय की है। ये 2020 के बाद का आंकड़ा 2022 में ये रिपोर्ट होती है, क्योंकि इतना समय लगता है। दूसरी चीज़ ये कि इस पूरी की पूरे हंगर की रेटिंग में भूखमरी का मतलब वो भूखमरी नहीं है जिसे आमतौर पर हम समझते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा बच्चों के अंडर नरिशमेंट्स का है, मैल नरिशमेंट का है, कुपोषण का है। और पूरी दुनिया में किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी देश में अनाज की पर्याप्त सप्लाई है कि नहीं, वहाँ भूखमरी है कि नहीं, इसे नापने का स्थायी पैमाना यही है कि वहाँ बच्चों के अंदर नरिशमेंट की स्थिति क्या है, कुपोषण की स्थिति क्या है। और इस इंडेक्स पर भारत की स्थिति 2013-14 के बाद से लगातार गिर रही है और भारत में बच्चों में कुपोषण बढ़ रहा है। एक अलग डिबेट की बात है जिस पे बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारी रिपोर्ट्स अलग अलग उपलब्ध हैं। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति खराब हुई है। इसका कोई सीधा लेना देना भारत के अनाज उत्पादन से, भारत की राशन प्रणाली से नहीं है, जिन बहसों में हम इस वास्तविक चीज इस वास्तविक बहस को अलग भटक जाते हैं। ये आंकड़ा हमें ये बताता है कि भारत में अनाज है, भारत में अनाज की आपूर्ति भी है, पर शायद बहुत सारे लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा है। वो भूखे तो नहीं है, पर वो कुपोषित हैं। और अगर वो कुपोषित हैं तो दुनिया की कोई भी एजेंसी जब भारत के में कुपोषण का या हंगर की समीक्षा करेगी तो वो आंकड़ा उभर कर आपके सामने जरूर आएगा। दुनिया भर में बिगड़ते आर्थिक हालात पर चर्चा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नेचुरल गैस की कीमतें बढ़ने की वजह से पूरी दुनिया को फिर ऊर्जा जरूरत के लिए कोयले की तरफ वापस लौटना पड़ रहा है। आईएमएफ और विश्व बैंक की वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बयान दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया भर में नेचुरल गैस की कीमतों में जोरदार बढ़ोतरी हुई है और दुनिया के कई देशों को बढ़ी हुई कीमतों पर नेचुरल गैस खरीदना बहुत महंगा पड़ रहा है और वे फिर कोयले के जरिए ऊर्जा जरूरत को पूरा करने में जुट गए हैं। सर, कोयले की वापसी तय है? कोयले की वापसी पर हमने इकोनॉमिकम में कुछ हफ्ते पहले विस्तार से चर्चा की थी और आपको बताया था कि पूरी दुनिया वापस इस बदनाम और दुनिया को प्रदूषित करने वाले ईंधन की तरफ लौट रही है। भारत के वित्त मंत्री की तरफ से यह बयान आना कई मायनों में भारत की नीतिगत सोच में बदलाव का संकेत भी हो सकता है और इसे हम भीतर से पढ़ने की कोशिश करते हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। भारत दुनिया में कोयला क्यों लौट रहा है, कोयले की कितनी डिमांड बढ़ रही है, दुनिया के वो देश जो कोयला
कोयला छोड़ चुके थे वो वापस कोयले की तरफ क्यों लौट रहे हैं, इसके लिए आप मनी9 का वो मनी9 के ऐप पर इकोनॉमिकम का वो खास एपिसोड देख सकते हैं, जिसका लिंक हम आपको इस शो के साथ उपलब्ध करा देंगे ताकि आप कोयले की बदलती अर्थव्यवस्था को करीब से समझ सकें। वित्त मंत्री का यह कहना इसलिए महत्वपूर्ण है शुभम कि भारत की 90% इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पर आधारित है, कोयले पर आधारित। हम दुनिया में उन देशों में से हैं, भारत और चीन, जो कोयले से बाहर अभी ऊर्जा के बारे में सोच नहीं पाए। ना हमारे पास गैस है और ना बाकी चीज़ें, जबकि यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं ने अपने आप को कोयले से बाहर निकालकर गैस और बाकी स्रोतों की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था और यूरोप की कोयले पर निर्भरता पिछले एक दशक में बहुत तेज़ी से घटी थी। भारत में पिछले एक साल में कोयले का आयात 40% बढ़ा है। पिछले साल हमें सरकार की तरफ से दावा किया गया था कि भारत में थर्मल कोयले में आत्मनिर्भरता आ जाएगी, पर वैसा नहीं हुआ। हम बिल्कुल दूसरी दिशा में पहुंच गए और हमने रिकॉर्ड इंपोर्ट किया इस साल कोयले का। अब जब कोयले की वापसी के आसार और संकेत दिए जा रहे हैं तो इसके दो बड़े वजह हो सकते हैं कि अगर भारत में आने वाली बिजली की डिमांड को मीट करने के लिए कोई दूसरे संसाधनों पर निर्भरता नहीं बढ़ सकती, यानी गैस की आपूर्ति नहीं बढ़ सकती या बाकी चीज़ों की आपूर्ति नहीं बढ़ सकती, तो भारत को कोयले में के उत्पादन में या तो और ज़्यादा निवेश करना होगा भारत में, या कोयले का आयात और ज़्यादा बढ़ाना होगा। हाल के वर्षों में कोयला माइंस के निजीकरण, कोयला क्षेत्र में निजी निवेश की कोशिशें बड़ा मिक्स रिजल्ट लेकर आई हैं, मिश्रित रिजल्ट लेकर आई हैं। हमने भारत में बहुत बड़ा निवेश कोयले के क्षेत्र में, खनन में प्राइवेट सेक्टर से आता हुआ नहीं देखा है। यहाँ तक कि भारत में 2 बार कोयला खदानों को बाहर प्राइवेट सेक्टर के लिए दिया गया है। तो अगर कोयले की वापसी हो रही है और ऊर्जा के बाकी स्रोत पर निवेश कम हो रहा है, तो भारत के लिए एक चुनौती की वजह है कि भारत वैसे भी ऊर्जा की कमी के कारण विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव महसूस कर रहा है और यहाँ से भारत को अपने घरेलू कोयला उत्पादन, क्योंकि दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कोयला भंडार भारत में, उसके बाद भी भारत को रिकॉर्ड इंपोर्ट करना पड़ा इस साल कोयले का। ये भारत की ऊर्जा नीति का एक बड़ी उलझन है जो हमें दिखाई देती है। तो कोयले की वापसी के लिए दुनिया तैयार होगी, तो क्या दुनिया इसके बाद पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले जो कारक थे उन्हें रोकने के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भी तैयार होगी? क्योंकि 2030 तक तो दुनिया को एमिशंस भी घटाने हैं, बहुत सारी चीज़ें भी करनी। क्या वो लक्ष्य भी आगे बढ़ेंगे शुभम? और अगर वो लक्ष्य आगे नहीं बढ़ते हैं तो कोयले से निकलने वाली बिजली को ग्रीन बनाने के लिए, साफ सुथरा बनाने के लिए बहुत बड़ा निवेश भी करना पड़ेगा, जिसका असर हमें बाजार पर और बिजली की कीमतों पर दिखाई देगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रविवार को कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि चीन की अर्थव्यवस्था के सामने अगले 5 वर्ष चुनौतीपूर्ण होंगे। जिनपिंग ने कहा कि चीन की सरकार और कम्युनिस्ट पार्टी को लोगों की आय बढ़ाने की दिशा में काम करना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार को अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने तथा नए विकल्प तलाशने की दिशा में प्रयास बढ़ाने होंगे। कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक को संबोधित करते हुए जिनपिंग ने यह भी कहा कि चीन को औद्योगिक मामले में पूरी दुनिया में अपनी लीडिंग पोजीशन को बनाए रखना होगा और साथ में अनाज ज़रूरत के लिए आत्मनिर्भरता हासिल करनी होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में शी जिनपिंग को अतिरिक्त 5 वर्षों तक राष्ट्रपति बनाए जाने पर मंजूरी मिल जाएगी। सर, अगर हम भाषण से संकेत पकड़ने की कोशिश करें तो चीन की अर्थव्यवस्था के लिए, दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के लिए क्या संकेत मिलते हैं? 3 बड़ी चीज़ें चीन से निकलती हैं और चीन की अर्थव्यवस्था में होने वाला कोई भी घटनाक्रम, वहाँ मांग में कमी, वहाँ प्रॉपर्टी क्राइसिस, पूरी दुनिया को और भारत को भी प्रभावित करता है। इसलिए हम चीन के कम्युनिस्ट पार्टी की जो बैठक थी, इसका अपना एक राजनीतिक असर भी है, मतलब था, जिस पर तो लोगों की निगाहें थी। पर चीन के राष्ट्रपति का जो आर्थिक प्रस्ताव है, जो आर्थिक भाषण है, उसमें कई महत्वपूर्ण संकेत हैं जिन्हें दुनिया की अर्थव्यवस्था करीब से पढ़ने की कोशिश कर रही है और भारत पर भी उसका असर होगा। हमें ध्यान रखना होगा कि चीन दुनिया में सबसे तेज दौड़ती हुई अर्थव्यवस्था थी। 2012 से लेकर 2021 के बीच में ग्लोबल जीडीपी में चीन का हिस्सा 11% से बढ़कर 18% हो गया, यानी दुनिया की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा चीन के हाथ में रहता है और इसीलिए चीन की अर्थव्यवस्था जब स्लो डाउन के मोड में जाती है तो दुनिया की इकोनॉमी में भी गिरावट होती। चीन इस समय आर्थिक रूप से अपनी सबसे जटिल और सबसे बड़ी चुनौती झेल रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था बड़े लंबे समय के बाद एक ग्रोथ रिसेशन के मोड में, स्लो डाउन के मोड में जा रही, जिसकी वजह कोविड के प्रतिबंध और कोविड के दौरान पूरी दुनिया के उत्पादन और मांग में जो डिसरप्शन आया उसका असर है। उसके बीच कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस हुई और इस कांग्रेस में चीन के राष्ट्रपति ने 3 महत्वपूर्ण बातें कही। चीन के राष्ट्रपति ने एक महत्वपूर्ण बात यह कही कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में चीन का जो असर है वो बना रहेगा और उसे बनाए रखने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। इसका फलित ये है कि चीन फिलहाल अपनी नीतियों में कोई बड़ा बदलाव नहीं करने जा रहा है। वो इकोनॉमी को सस्ती पूंजी से, सस्ते निवेश से और बहुत सारे तौर तरीकों से प्रॉप अप करता रहेगा, निवेश डालता रहेगा।
दूसरी चीज़ ये कि चीन ने 2030 तक अपने आप को लो इनकम से मॉडरेटली मिडिल इनकम के कैटेगरी में ले जाने का लक्ष्य रखा है। यानी चीन का लक्ष्य है कि 2030 तक वो निम्न आय वर्ग का देश बनने के बजाय मॉडरेट मध्यम आय वर्ग का देश हो जाए, और जिसके लिए पर कैपिटा इनकम में बड़ी बढ़ोतरी की रफ्तार जारी रखने की ज़रूरत है। चीन के राष्ट्रपति ने अपने भाषण में इस लक्ष्य का उल्लेख किया और कहा कि वो इस लक्ष्य पर कायम है। यानी कोई भी परिस्थिति आए पर चीन की अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने का लक्ष्य पूरा पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। और तीसरी बात यह कि स्पेसिफिकली चीन के राष्ट्रपति ने अपनी मीटिंग में उस भाषण में कहा कि चीन की अर्थव्यवस्था प्रिडोमिनेंटली प्राइवेट अर्थव्यवस्था रहेगी, प्राइवेट इकोनॉमी रहेगी। इस पर भी बड़ी बहस होती है कि चीन की अर्थव्यवस्था कितनी निजी है, कितना सरकार चलाती है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या प्राइवेट सेक्टर के हाथ में अर्थव्यवस्था रहेगी। यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए थोड़े मिले जुले संकेत गए हैं। शी जिनपिंग का वापस सत्ता में लौटने की संभावना मजबूत है, ये दिखाई दे रही है, पर इस पूरी मीटिंग से ऐसा कोई संकेत नहीं निकला कि चीन अपनी ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री में, अपने रिफॉर्म के ढांचे में, अपने सुधारों के तौर तरीकों में कोई बड़ा बदलाव करने वाला है। बल्कि उन लक्ष्यों को, जिन लक्ष्यों को लेकर चीन की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी, शी जिनपिंग ने उन पर और ज़्यादा दबाव बनाया है और बहुत सख्त लक्ष्य हैं, बहुत टफ टारगेट हैं 2030 तक के, उन्हें लागू करने के लिए कहा है। तो हम फलित के तौर पर देख सकते हैं कि क्या आने वाले 1 महीने में, 15 दिन में चीन में कोई बड़ा बेल आउट पैकेज आएगा, सरकार फिर बड़े पैमाने पर निवेश करेगी। कुछ ऐसी सूचनाएं या कुछ ऐसे बड़े फैसले चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस खत्म होने के बाद हमें अगले 15 दिन से 1 महीने के बीच में दिखाई दे सकते हैं। यूके में नई सरकार बनने के बाद सरकार के सामने चुनौतियां बढ़ती ही जा रही हैं। पिछले हफ्ते ही नई सरकार के वित्त मंत्री को हटाकर नई नियुक्ति की गई है। नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस को भी उनकी आर्थिक नीतियों के लिए आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अर्थव्यवस्था को लेकर उनकी तरफ से किए गए कई बड़े फैसलों को वापस लेना पड़ा। इस बीच आशंका ये भी जताई जा रही है कि लिज ट्रस को भी प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है। यूके में बड़ी इस राजनीतिक अस्थिरता की वजह से भारत के साथ होने वाला मुक्त व्यापार समझौता खटाई में पड़ गया है। अब आशंका जताई जा रही है कि भारत और यूके के बीच मुक्त व्यापार समझौता अगले साल के मध्य तक ही पूरा हो पाएगा। पहले इस समझौते को दिवाली तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। सर, यूके में सरकार बनने के बाद जितना नुकसान हो गया अर्थव्यवस्था को, इसकी भरपाई कैसे और कब तक हो पाएगी? अभी तो मुश्किल है। इसकी राजनीतिक कीमत क्या लिज ट्रस चुकाएंगे? अब दुनिया में और ब्रिटेन में लंदन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अक्टूबर के अंत तक लिज ट्रस को जाना होगा, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी में उनके खिलाफ काफ़ी सवाल उठ रहे हैं और उनका फैसला अर्थव्यवस्था की मौजूदा परिस्थितियों से बिल्कुल विपरीत था। तो वित्त मंत्री तो गए ही, अब जो नए वित्त मंत्री आए हैं वो शायद बिल्कुल इसकी दूसरी दिशा में जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस बात के संकेत मिल रहे हैं, हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन ब्रिटेन के अखबारों से और ब्रिटेन के मीडिया से में जिस तरीके की चर्चा है उस हिसाब से शायद कॉर्पोरेट टैक्स में बढ़ोतरी की कोशिश की जाएगी। हुआ ये कि इस पूरे खींचतान में जो ब्रिटेन का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, उसकी साख पर बड़ी चोट लगी, क्योंकि सेंट्रल बैंक्स को देखकर ही बाजार चलते हैं। सरकारें आती जाती रहती हैं, संस्थाओं की साख काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, खासतौर से मुक्त बाजारों को लेकर। तो लिज ट्रस की सरकार ने जिस तरीके का कार्यक्रम घोषित किया, जिससे सरकार ने घोर महंगाई के बीच, जब ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो रही थी और बाजार में मनी सप्लाई रोकी जा रही थी, तो मॉनेटरी सप्लाई बढ़ाने का ऐलान कर दिया, फिस्कल डेफिसिट बढ़ाने का ऐलान कर दिया, और उसके कारण बैंक ऑफ इंग्लैंड को अपना पुराना अभियान छोड़कर इसके बीच में जुड़ना पड़ा। और यही वो बड़ी वजह थी कि सरकार की साख और पाउंड की साख बुरी तरह टूटी है। अब ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि शायद बैंक ऑफ इंग्लैंड अब बाजार में दखल नहीं देगा और वो बाजार को उसके अपने हाल पर छोड़ेगा। और इसलिए और भी ये ज़रूरी है कि ब्रिटेन की नई सरकार अब ऐसे कदम उठाए जिससे बाजार का भरोसा वापस लौटे कि सरकार नया कर्ज नहीं लेने जा रही है, घाटा बढ़ाने नहीं जा रही। तो जो अगला कदम शायद लिज ट्रस की तरफ से आएगा वो दरअसल सरकार का घाटा कम करने के तौर पर होगा, इस बात के संकेत दिए जा रहे हैं। लेकिन इससे उनकी राजनीतिक मुश्किलें, उनका जो राजनीतिक नुकसान इस संकट से ब्रिटेन की प्रधानमंत्री को हुआ है, उसकी भरपाई हो पाएगी कि नहीं, ये देखना होगा। लिज ट्रस वास्तव में दबाव में है और उनकी नई सरकार जो अभी अभी आई है वो खतरे में भी दिखती है। अमेरिका में 6 साल के बाद फिर से क्रूड ऑयल निर्यात पर रोक लगाने की आशंका बढ़ गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी और अमेरिका में महंगाई बढ़ने की वजह से अमेरिका क्रूड ऑयल के निर्यात पर रोक लगा सकता है। अक्टूबर की शुरुआत में ही व्हाइट हाउस की तरफ से अमेरिका के ऊर्जा विभाग को पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर रोक लगाने के क्या असर होंगे, इसके आकलन करने के लिए कहा गया था।
आशंका है कि अमेरिका कच्चे तेल के अलावा पेट्रोल, डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर भी रोक लगा सकता है। खबर यह भी है कि अमेरिका में कई तेल कंपनियों ने इस संभावित रोक की तैयारी शुरू कर दी है। 40 साल बाद 2016 में ही अमेरिका ने कच्चे तेल के निर्यात से प्रतिबंध हटाया था, जिसके फिर लगने की बात हो गई। सर, पहला सवाल, निर्यात पर प्रतिबंध की तैयारी क्यों चल रही है और ये कदम कितना सही साबित होगा? अमेरिका की सरकार फेडरल रिजर्व की तमाम कोशिशों के बाद भी महंगाई नहीं रोक पा रही और उस महंगाई में एक बड़ा हिस्सा ऊर्जा की कीमतों का है। अब जिस तरफ बढ़ने की तैयारी हो रही है अमेरिका की तरफ से और जो अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजारों को संकेत जा रहे हैं, उनमें 3 बड़े हिस्से हैं। पहला हिस्सा है अमेरिका के भीतर महंगाई से लड़ना, यानी गैसोलीन की कीमतों को कम रखना, जिससे कि महंगाई कम करने की जो फेडरल रिजर्व की नीति है उसको थोड़ा समर्थन मिल सके और ब्याज दरों में बढ़ोतरी की रफ्तार भी कम हो और इसका अवधि भी कम हो सके। तो ये तो रणनीति का पहला हिस्सा है शुभम। दूसरा हिस्सा ग्लोबल लेवल के ऊपर ओपेक और रूस का जो नया गठजोड़ बना है, जो पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमतों को बढ़ाकर नए किस्म की चुनौती लाना चाहता है, उसे कैसे काउंटर किया जाए, ये दूसरी रणनीति है। और तीसरी रणनीति है कि अमेरिका की अपनी इंडस्ट्री को, ऑयल इंडस्ट्री को कैसे इस बात के लिए तैयार किया जाए कि वो इस विशिष्ट परिस्थिति में साथ में खड़े हों। तो इसमें जो पहला हिस्सा है जिसका हमने जिक्र किया है कि अमेरिका दुनिया के बाजारों को कच्चे तेल का निर्यात रोक सकता है, इस पर एक सक्रियता से विचार चल रहा है। ऐसा इसलिए है ताकि देश के भीतर तेल का स्टॉक और भंडार रहे और इससे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ओपेक और बाकी देशों की कीमतों की बढ़ोतरी से इंसुलेट हो जाएंगी, क्योंकि अमेरिका पूरी तरह आत्मनिर्भर है कच्चे तेल के उत्पादन में। उनके पास अपने भंडार हैं और उन भंडारों में अगर निर्यात कम होता है तो उत्पादन देश के भीतर रहेगा और कीमतों को कम करने में मदद मिलेगी। यह असामान्य तौर पर ऐसी स्ट्रेटजी हमने भारत में गेहूं के संदर्भ में देखी थी, यही हमने अभी एशिया के देशों से सनफ्लावर ऑयल के तौर पर देखी थी। लगभग वैसी ही रणनीति के तौर पर अमेरिका में विचार किया जा रहा है, लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि उद्योगों को इस बात के लिए कन्विंस करना, उनको होने वाले नुकसानों को रोकना ये एक बड़ी बात हो, बड़ी चुनौती होगी। और अमेरिका में ऐसे फैसले आसानी से नहीं होते, क्योंकि अमेरिका की ऑयल इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है। लेकिन इसका एक नकारात्मक असर दुनिया के बाजार पे आएगा कि अगर दुनिया के बाजार में अमेरिका के कच्चे तेल की आपूर्ति रुकती है, निर्यात में कमी आती है, तो और ज़्यादा दबाव बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों पर दिखाई देगा। और इसलिए अमेरिका की ब्यूरोक्रेसी और अमेरिका की सरकार दुविधा में है कि इससे वो अपने देश की जनता को, तो अपने लोगों को तो शायद महंगाई से बचा ले जाएगी, पर अमेरिका का तेल बाजार में न जाने का मतलब होगा कि सप्लाई में और ज़्यादा कमी और इसकी का असर हमें तेल की कीमतों पर दिखाई देगा। सर, इस फैसले का सऊदी और अमेरिका के रिश्तों पर कितना असर पड़ेगा? सऊदी और अमेरिका के रिश्तों का मोर्चा एक दूसरे तरह से खुल गया है। अब सऊदी अरब ने अमेरिका के अपील के बाद भी पेट्रोलियम और कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती का फैसला नहीं टाला। अब 2 दिन से दोनों देशों के बीच में कई किस्म के तीखे बयानों की बयानबाजी हो रही है और ऐसा माना जा रहा है कि व्हाइट हाउस ने अब सऊदी अरब के साथ रिश्ते बेहतर करने की उम्मीद लगभग छोड़ दी है। बयानबाजी ये हो रही है कि सऊदी अरब की तरफ से कहा गया कि अमेरिका ओपेक के बाकी सदस्य देशों को इस बात के लिए दबाव बना रहा है कि वो कच्चे तेल में कटौती को फिलहाल लागू ना करें और इसे टाल दें। इसके तुरंत अगले दिन ओपेक के बाकी सदस्य देश सऊदी अरब के साथ खड़े हो गए और उन्होंने ये कहा कि ये कटौती हमारे आर्थिक हितों में है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $90-91 के आसपास आ गई, यानी एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डिमांड कम होने के संकेत से ओपेक के इस फैसले को और ओपेक के सदस्य देशों के इस फैसले को मजबूती मिल गई कि बाजार में डिमांड गिर रही थी, इसलिए उत्पादन में कटौती ज़रूरी थी। और 95 से नीचे कीमतें दिख रही हैं और कीमतें और नीचे जा सकती हैं क्योंकि मंदी का समय है। और ये बात ओपेक के सदस्य देशों ने लगभग उसी सुर में, जिस सुर में सऊदी अरब ने कहा, उसी सुर में ये कहा कि यह फैसला उनकी अपनी आर्थिक हितों को प्रभावित करने के लिए के हिसाब से ज़रूरी था और इसलिए उन्हें उत्पादन में कटौती करनी। अब इसके बाद अमेरिका को बहुत ड्रास्टिक लेवल पर, बड़े लेवल पर इस कार्टेल को टारगेट करने के लिए आगे जाना होगा। अब उसके 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका यह है कि वेनेजुएला जैसे देशों से के तेल के निर्यात पर पाबंदी लगाई गई, उसे रोका जाए और वहाँ से तेल बाजार में आना शुरू हो, जिससे कि बाजार में आपूर्ति हो। और दूसरी चर्चा ये कि एक जो नोपेक बिल है, जो एक कानून है जिस कानून पर दस्तखत हो चुके हैं, पर वो कानून के तौर पर लागू नहीं हुआ है, जिसमें ओपेक कार्टेल के खिलाफ फिर सीधी कानूनी लड़ाई या कानूनी कार्रवाई अमेरिका की सरकार शुरू करे, यानी कि दुनिया में जो ऑयल देश, ओपेक देशों के सदस्य देशों की कंपनियां हैं, उन पर प्रतिबंध लगाए जाएं, उन्हें रोका जाए और उन्हें उनके ऊपर कार्टेल बनाने के खिलाफ मुकदमे चलाए जाए। ये अल्टीमेट स्थिति होगी, ये सबसे जटिल स्थिति होगी। लेकिन हाँ, दुनिया की डिप्लोमेटिक एनर्जी की बिसात पर अब सऊदी अरब प्लस
तेल उत्पादक देश प्लस रूस एक बड़ा समूह बनकर खड़े हो गए और अमेरिका उनके सामने है। सर, अमेरिका कह रहा है कि ओपेक देशों ने कटौती करके अच्छा नहीं किया, ठीक नहीं किया। बाजार क्या मान रहा है? बाजार इसीलिए बाजार में आपको इतना बड़ा और मूवमेंट दिखाई दे रहा है, इसीलिए आपको बाजार में दिख रहा है शुभम कि 95 से 90 91 के बीच में बाजार मूव कर रहा है। बाजार को दो चीजें दिखाई दे रही, एक तो ये दिखाई दे रही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग में कोई बहुत बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है, मांग उसी स्तर पर रहने वाली है। हालांकि अगस्त के आंकड़े जो आए वो थोड़े से राहत देते हैं कच्चे तेल की मांग को लेकर, लेकिन बाजार को पता है कि मांग में कोई बड़ी कच्चे तेल की मांग में बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है। अब जो ये ओपेक और अमेरिका की लड़ाई है, ये नॉर्मल ऊर्जा मैट्रिक्स से या ऊर्जा की गणित से बाहर निकलकर डिप्लोमेटिक हिस्सों में पहुंच गई। मान लीजिए अगर अमेरिका निर्यात में पर रोक लगाता है, प्रतिबंध लगाता है, तो इसका तत्काल रिएक्शन हमें बाजार में कीमतों पर दिखाई देगा। या अमेरिका कुछ नए देशों से कुछ जिन पर प्रतिबंध है उनके लिए, ईरान और वेनेजुएला जैसे देश, उनके तेल बाजार में खोलने की इजाज़त देता है, तो बाजार में सप्लाई बढ़कर उस पर गिरावट होगी। इस बीच रूस की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि तेल बाजार के लिए जो सबसे बड़ा फैसला है, सबसे बड़ा कदम आने वाले समय में होने वाला है, वो एक ओपेक की दिसंबर में होने वाली बैठक, और दूसरा यूरोपीय समुदाय की तरफ से रूस के तेल की अधिकतम से कीमत तय करने का फैसला, जो शायद दिसंबर के पहले से दूसरे हफ्ते के बीच में आएगा, और वहाँ से फिर हमें तेल बाजार में कीमतों का परिदृश्य दिखाई देगा। बहरहाल ओपेक के देशों ने $90 पर बैरल की जो कीमत थी, जहां वो कीमतों को रोक कर रखना चाहते थे, उसे एक तरह से सुरक्षित कर लिया है मौजूदा उत्पादन में कटौती के कारण। और उत्पादन में कटौती की प्रक्रिया शुरू हो रही, इसका असर हमें अगले 15 दिन में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर दिखाई देने लगेगा। सर, आखिरी सवाल कि ओपेक देशों को लेकर क्या अमेरिका कोई कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है? कानूनी कार्रवाई नोपेक के जरिए ही की जा सकती है। वही एक कार्रवाई है कि दुनिया के हमें ओपेक देशों को एक अमेरिका अपने यहाँ कार्टेल रोकने का बिल पास करे, और उस बिल के जरिए उन कंपनियों पर और तेल क्षेत्र की या तेल बाजार की उन कंपनियों पर कानूनी कार्रवाई करे या उनके खिलाफ कार्टेल के मुकदमे चलाए। पर यह सीधी तकरार होगी जो अमेरिका और ओपेक देशों के बीच होगी। हालांकि इस सीमा तक चीज़ें जाने की अभी संभावना में दिखाई नहीं देती। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। सर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम खबरों के विश्लेषण के लिए। आप लोगों का भी शुक्रिया मनी सेंट्रल को देखने के लिए। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।